हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का पहला चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे पहले मेसोपोटामिया की बात करते हैं। मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। मेसोपोटामिया, जैसे कि आप देख रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस प्लस पोटम। मेसोस का मतलब होता है मध्य में, पोटम मतलब पानी, जल या नदी। तो इसका मतलब हुआ कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और ये दो नदियां थी दजला और फरात। तो दजला और फरात नदियों के बीच का इलाका था, वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। मेसोपोटामिया के भूगोल की अगर बात करें, यहाँ भौगोलिक विविधता थी। पूरे मेसोपोटामिया में कहीं पर रेगिस्तान थे, कहीं पर मैदान थे, कहीं पहाड़ी भाग था। अगर हम मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग की बात करें तो यहाँ पहाड़ी श्रृंखलाएं थी, जहाँ पहाड़ों पर जंगल भी थे, और धीरे धीरे अगर हम पश्चिम की ओर अगर बढ़ें तो वो मैदानों में परिवर्तित हो जाते थे। यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी और वर्षा की वजह से यहाँ अच्छी फसल होती थी। इसीलिए मेसोपोटामिया में 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में खेती की शुरुआत हो चुकी थी। वहीं मेसोपोटामिया के अगर उत्तरी भाग की बात करें तो वहाँ स्टेपी घास के मैदान थे। पशुपालन वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, और पशुपालन से उनको मांस, दूध से बने हुए पदार्थ और ऊन आदि इस तरह की चीज़ें उनको मिल जाती थी। वहीं अगर हम दक्षिणी मेसोपोटामिया की बात करें तो वो सूखा इलाका था, रेगिस्तानी इलाका था, वहाँ वर्षा बहुत ही कम होती थी, नदियों का पानी वहाँ पर कम पहुँचता था, लेकिन फिर भी दजला, फरात और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से वो दक्षिणी मेसोपोटामिया का भाग धीरे धीरे उपजाऊ हो गया था। सबसे पहले नगरों का विकास भी दक्षिणी मेसोपोटामिया में हुआ था। लेखन प्रणाली की शुरुआत भी सबसे पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया में हुई, और शुरुआती शहर जो थे मेसोपोटामिया के वो थे सुमेर, अक्कद और बेबीलोन। मेसोपोटामिया की जो प्रथम ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन थी। फिर सुमेरियन का स्थान बाद में अक्कदी भाषा आई, और फिर अरेमिक भाषा आ गई थी। मेसोपोटामिया में कृषि की बात करें तो वहाँ सिंचाई होती थी, वर्षा से भी फसलों को पानी मिल जाता था। दजला और फरात और उनकी सहायक नदियाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती थी, उससे कृषि को सहायता मिलती थी। गेहूँ, मटर, जौ, मसूर ये वहाँ की मुख्य फसलें हुआ करती थी। अगर पशुपालन की बात करें तो स्टेपी के मैदानों में और पूर्वोत्तर की पहाड़ी इलाके जो थे वहाँ पर पशु पाले जाते थे, उनसे दूध, मांस और ऊन की प्राप्ति हो जाती थी। मछली भी वहाँ पकड़ी जाती थी, दजला और फरात नदियों से उनको मांस मिल जाता था। इसके अलावा मेसोपोटामिया में खजूर के पेड़ होते थे, जिनसे उनको फल मिल जाता था और लकड़ी की प्राप्ति हो जाती थी। अगला टॉपिक है शहरीकरण का महत्व। शहरी जीवन की शुरुआत जो थी वो दक्षिणी मेसोपोटामिया से हुई थी, और दक्षिण मेसोपोटामिया के जो शहर थे उनकी दो खास बातें थी। एक था श्रम विभाजन और दूसरा था सामाजिक संगठन। व्यापार किया जाता था, आयात और निर्यात होता था, और वस्तुएं भारत से मंगा करके उनका भंडार कर लिया जाता था। तो सामाजिक संगठन, व्यापार करने के लिए, आयात निर्यात के लिए, वस्तुओं के भंडारण के लिए एक सामाजिक संगठन की जरूरत होती थी। एक टॉपिक है वारका शीर्ष। उरूक नगर की जब खुदाई हुई तो वहाँ से 3000 ईस्वी पूर्व में एक वारका हेड या वारका शीर्ष मिला है। ये सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति है, ये एक औरत की मूर्ति है, और ये वहाँ की शिल्प कला का एक अच्छा उदाहरण है। एक अगला टॉपिक है शहरों में माल की आवाजाही। तो वहाँ अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो कृषि उत्पाद, अनाज होता था वहाँ कृषि से, पशु पाले जाते थे, उससे मांस, दूध, ऊन मिल जाता था, उनसे कपड़े बनाए जाते थे। मछली पालन की जाती थी, मछलियाँ पाली जाती थी। तो ये सब चीज़ें जो थी वहाँ बहुत अधिक मात्रा में थी, तो इन सब का निर्यात कर दिया जाता था। इसके अलावा कीमती पत्थर जो था या धातुएं जैसे कि चांदी, तांबा, रांगा और सोना, मजबूत लकड़ी जो कि उनको नाव बनाने के लिए चाहिए थी, इन सब चीज़ों का मेसोपोटामिया में अभाव होता था, इनकी कमी थी। तो इन सब चीज़ों का आयात किया जाता था खाड़ी देशों से, ईरान से और तुर्की से। व्यापार जो किया जाता था ये सब जो निर्यात और आयात ऊंट गाड़ी से किया जाता था। पशुओं की पीठ पर लाद कर सामान लाया जाता था या भेजा जाता था। तो इससे क्या दिक्कत आती थी कि एक तो ये महंगा पड़ता था, कम सामान का आयात या निर्यात हो सकता था, और समय ज़्यादा लगता था जब स्थल मार्ग से पशुओं की पीठ पर लाद कर या ऊंट गाड़ी से व्यापार किया जाता था। तो जो सस्ता तरीका था व्यापार का वो था जल परिवहन।
ये नाव के माध्यम से किया जाता था। दजला और फरात नदियाँ जो थी वो और उनकी जो सहायक नदियाँ थी वो जल परिवहन का एक अच्छा सुगम मार्ग होती थी और जल परिवहन एक सस्ता तरीका था क्योंकि उससे पशुओं को खिलाने की और दिक्कतें साल भर के लिए नहीं आती थी। तो ये सस्ता तरीका था व्यापार का जल परिवहन के द्वारा। आगे है लेखन कला का विकास। तो उरुक देश का राजा था इनमेरकर। उसको मंदिर की सजावट के लिए कीमती पत्थर की ज़रूरत थी, तो उसने अपना एक दूत अरट्टा नामक जगह पर भेजा कुछ कीमती पत्थर लाने के लिए। तो बार बार वो अपने जो मैसेज को कन्वे नहीं कर पा रहा था, बता नहीं पा रहा था, वहाँ जा कर के वो लंबी यात्रा में थक जाता था, भूल जाता था। तो वहाँ से क्या हुआ, लेखन कला का विकास हुआ। फिर चिकनी मिट्टी को गीला करके उसको स्लेट के आकार में, टेबलेट के आकार में ढाला गया और उस पर किलाकार वर्ण जो है इस तरह से इस नुकीली चीज़ से वहाँ पर कुछ लिखा गया। तो वहाँ से लेखन कला की शुरुआत हुई। व्यापार के लिए मूल रूप से लेखन कला की शुरुआत हुई थी। मेसोपोटामिया में बहुत सारी तख्तियाँ मिली हैं जिनको टेबलेट्स कहते हैं हम। ये 3200 ईस्वी पूर्व मिली हैं वहाँ। इस समय आज से मतलब लगभग 5,500 साल पहले 3200 ईस्वी पूर्व वहाँ पर इस तरह की शुरुआत, लेखन कला की शुरुआत हो चुकी थी। टेबलेट्स बनाए जाने लगे थे। लेखन कला की अगर बात करें तो वहाँ चिन्ह जो होते थे वो चित्रात्मक होते थे और शब्द भी लिखे जाते थे। चिन्ह बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए क्योंकि ज़्यादा चिन्हों को याद करना मुश्किल था तो पढ़ना लिखना काफ़ी मुश्किल था और मुश्किल होने की वजह से साक्षरता जो थी वो बहुत ही कम होती थी। लिपि अगर बात करें मेसोपोटामिया की तो किलाक्षर या किलाकार लिपि थी। शुरुआती जो टैबलेट थे वो व्यापार के लिए ही लिखे गए थे, बनाए गए थे और इसके अलावा राजा के जो आदेश थे वो लिखे जाते थे। संपत्ति हस्तांतरण की जो बातें थी वो लिखी जाती थी या शब्दकोश बनाए जाते थे। तो इस तरह से बहुत सारे इन चीज़ों के लिए लेखन कला की शुरुआत हुई और टैबलेट्स जो बहुत सारी मात्रा में मिले हैं क्योंकि एक बार में एक ही टैबलेट पे लिखा जाता था। बाद में तख्ती जब सूख जाती थी, मिट्टी सूख जाती थी तो बाद में उस पर लिखना संभव नहीं हो पाता था। तो इसलिए बहुत सारे टैबलेट्स जो हैं वहाँ मिले हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। वहाँ पर 5000 ईस्वी पूर्व में बस्तियों का विकास जो था वो शुरू हो गया था। बस्तियों को 3 भागों में बांटा गया था। जो नगर थे वो 3 तरह के थे, मंदिर नगर, व्यापारिक नगर और शाही नगर। मंदिर नगर उरुक मंदिर नगर का एग्जाम्पल है। व्यापारिक नगर मारी जो है वो व्यापारिक नगर का उदाहरण है और इसी तरह से शाही नगर होते थे। तो इसमें हम मंदिर नगर और व्यापारिक नगरों के बारे में ही पढ़ेंगे। शुरुआती मंदिरों की बात करें तो ये कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था इनको बनाने के लिए। ये बहुत ही छोटे छोटे हुआ करते थे और जैसे घर बनाए जाते थे वैसे ही मंदिर होते थे क्योंकि मंदिर को देवता का घर माना जाता था। अंतर क्या था मंदिरों में और आम घरों में कि इनकी जो बाहरी दीवार होती थी मंदिरों की वो कभी अंदर और कभी बाहर की ओर, मान लीजिए ऐसे कभी दीवार ऐसे बनती थी इनकी बाहरी दीवार। तो ये एग्जाम्पल, ये दूर से पता चल जाता था कि ये मंदिर है। मंदिर पूजा के केंद्र हुआ करते थे, देवताओं के लिए बनाए जाते थे और माना जाता था कि जितनी सारी भू संपदा है उस सब के जो स्वामी हैं, मालिक हैं वो देवता हैं। जमीन, जंगल, नदी, झरने, पशुधन, इन सब का मालिक मंदिरों को देवताओं को माना जाता था। देवताओं को भेंट की अगर बात करें तो अनाज, दही और मछली ये देवताओं को भेंट के रूप में चढ़ाया जाता था। मछली की जो हड्डियां हैं वो मंदिरों के प्रांगण में मिली हैं खुदाई के दौरान। तो ये इस बात का संकेत है कि मछली भी जो है वो देवताओं को भेंट के रूप में चढ़ाई जाती थी। उर चंद्रमा का देवता था। इनन्ना युद्ध और प्रेम की देवी थी। मंदिर जो है वो कई तरह की गतिविधियों के केंद्र होते थे। वहाँ पर कताई, पिसाई, वस्त्रों की बुनावट करना, तेल निकालना, व्यापार, इस तरह के जो काम थे, आर्थिक गतिविधियाँ भी मंदिरों में हुआ करती थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया की अगर बात करें तो वहाँ पर कृषि संकट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कृषि संकट के कारण जो थे वो प्राकृतिक कारण भी थे और मानवीय कारण भी थे। प्राकृतिक कारणों की अगर बात करें तो बाढ़ का आ जाना या अकाल पड़ जाना, इस वजह से दक्षिण मेसोपोटामिया में सिंचाई की दिक्कतें आ जाती थी और कृषि उत्पादन कम होता था या कई बार नहीं होता था। मानवीय कारणों की बात करें, नदियों के पानी का जो उत्तरी भाग में अधिक प्रयोग कर लिया जाता था। उत्तरी भाग के लोग दक्षिणी मेसोपोटामिया की तरफ पानी के बहाव को कम कर देते थे। कारण क्या था कि नदी में से गाद नहीं निकालते थे वो, इसलिए पानी दक्षिणी मेसोपोटामिया में बहुत ही कम पहुंचता था और इसी वजह से उत्तरी मेसोपोटामिया के साथ उनकी लड़ाई भी होती थी।
जो बस्तियाँ थी, बस्तियों के मुखिया होते थे। अलग अलग बस्तियों के मुखियाओं की आपस में लड़ाई होती थी। जो मुखिया हार जाता था उसकी सेना को बंदी बना लिया जाता था, और जो मुखिया जीतता था वो हारने वाली सेना को दास बना लेता था। उन दासों की भर्ती कर ली जाती थी सेना में, उनको अंगरक्षक बना लिया जाता था, और इस लड़ाई में जो माल लूटा जाता था, लूट होता था, उस लूट को बाद में जो सेना होती थी या जो कबीला होता था उसमें बांट लिया जाता था। मुखिया जो थे वो मंदिरों का निर्माण भी करवाते थे, जैसे कि उरूप नगर का राजा था इनमेरकर, उसने मंदिर का निर्माण करवाया था। जो कर है, कर व्यवस्था कैसे थी? करों में श्रम करवाया जाता था। युद्ध बंदी होते थे, युद्धों में जिनको बंदी बना लिया जाता था, दास बनाया जाता था, उनसे श्रम करवाया जाता था। इसके अलावा शिल्प कला की अगर बात करें तो वहाँ कांसे के औजार बनाए जाते थे। शिल्प कला में वो उन्नत थे लोग, मूर्ति कला में भी उन्नत थे। जैसे कि हमने देखा कि वारकासिस जो है वो उनकी मूर्ति कला का, शिल्प कला का एक अच्छा उदाहरण है। कुम्हार की चाक का निर्माण जो था वहाँ पर किया गया था। एक वहाँ गोलाकार बेलनाकार मोहर होती थी उनकी। शहरी जीवन की बात करें तो समाज जो था वो दो भागों में बंटा था, एक संभ्रांत वर्ग था और एक सामान्य वर्ग था। कैसे पता चलता है? राजा रानी जो थे उनको कब्रों में दफनाया जाता था। उनकी कब्रों में कीमती धातुएं, वस्तुएं, आभूषण ये सब जो है दफनाए जाते थे, तो वो संभ्रांत वर्ग से संबंधित थे। एकल परिवारों का चलन होता था, माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते थे। विवाह, अगर समाज की बात करें तो विवाह जो थे वो माता पिता की सहमति से ही होते थे। उर नगर की खुदाई 1930 के दशक में हुई थी। खुदाई के दौरान पता चला कि वहाँ पतली, संकरी और टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी, और ये इस बात की ओर इशारा करती हैं कि नगर योजना का वहाँ पर अभाव था। जैसा कि हम देखते हैं भारत की जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, वो नगर योजना के अनुसार बसे थे। सड़कें और गलियाँ सीधी और चौड़ी होती थी, ऐसा उर में नहीं था। नालियों का भी वहाँ अभाव था। घरों की जो छतें थी उनका ढलान आंगन की ओर होता था, ताकि जो पानी है वो आंगन की ओर गिरे। आंगन में एक हौज होता था जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता था। निजता की अगर बात करें तो वो निजता का बड़ा ध्यान रखते थे। घरों में रोशनी खिड़कियों के बजाय दरवाज़ों से आती थी और दरवाजे आंगन में खुलते थे। कुछ अंधविश्वास थी भी वहाँ के लोगों में थे। एक तो अंधविश्वास क्या था कि उस नगर से कुछ पट्टिकाएँ मिली हैं और वो ये इंगित करते हैं कि किस तरह के अंधविश्वास मेसोपोटामिया के लोगों में थे। एक तो था कि दहलीज का ऊंचा होना। उनका मानना था कि अगर दहलीज ऊंची होती है घर की तो वो समृद्धि लेकर के आती है। दूसरा उनका विश्वास था कि घर के दरवाजे दूसरे घर के सामने नहीं खुलने चाहिए, वो सौभाग्य का प्रतीक है। यानी आपके घर का दरवाज़ा अगर गली में खुले तो सामने किसी दूसरे का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। लकड़ी का दरवाज़ा बाहर की ओर खुलना, ये माना जाता था कि ये पत्नी द्वारा प्रताड़ना का प्रतीक होता है। मारी नगर जो था वो एक व्यापारिक नगर था। फुरात नदी की धारा पर ये स्थित था। फुरात नदी जो थी वो विश्व व्यापार का मार्ग थी। मारी जो था 2000 ईस्वी पूर्व के बाद शाही राजधानी बन गया था। वहाँ पर खेती भी की जाती थी और पशुपालन भी किया जाता था। व्यापारिक नगर था इसलिए खेती यहाँ पर कम ही होती थी। पशुचारक जो थे और एक कृषक समाज था, दो समाज थे, एक चारण करने वाला, दूसरा किसान। उन दोनों के बीच में आपसी अंतर संबंध था। कृषक जो थे वो अनाज और धातु के जो औजार हैं वो पशुचारकों को उपलब्ध करवाया करते थे। पशुचारक बदले में मांस, ऊन, खाद, दूध ये जो चीज़ें हैं वो कृषकों को उपलब्ध करवा देते थे। तो कृषकों में और पशुचारकों में आपसी निर्भरता थी। कभी कभी झगड़े हो जाते थे गडरी और किसानों के बीच में। गडरी यानी पशुचारक समाज के बीच में और कृषक समाज के बीच में झगड़े हो जाते थे। गडरिये कई बार गांव पर हमला करके उनको लूट लेते थे। गडरिये खानाबदोश थे, वो मक्कड़ थे। चरवाहे जो थे वो गांव में आते थे, मजदूरी भी करते थे, फसल कटाई के समय आकर के वहाँ पर रह जाते थे, खरपतवार निकालना इसमें कभी हेल्प करते थे, और कई बार वो स्थायी रूप से वहाँ बस जाते थे। ये भाड़े के सैनिकों के रूप में भी काम करते थे। कुछ चरवाहों ने ताकत इकट्ठी कर ली और शासन भी स्थापित किया था। अक्दी, असीरियाई, एमोराइट और आर्मेनियन ये मुख्य जातियाँ थी वहाँ पर। मारी के जो राजा थे वो एमोराइट जाति के थे, और मारी के देवताओं का ये हालांकि बाहरी लोग हैं, तो आप देख रहे हो ये एमोराइट बाहर से आए हुए बाहरी जातियाँ हैं, ये यहाँ पर आकर के बस गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मारी के देवताओं का भी आदर किया। स्टेपी क्षेत्र का जो देवता था उसको डेगन कहा जाता था। जिमरीलिम का राजमहल,
ये भी एक टॉपिक है। 1810 ईस्वी पूर्व में ये बनना शुरू हुआ था और 1760 ईस्वी पूर्व के आसपास ये बन के तैयार हो गया था। ये बहुत विशाल राजमहल है, शाही निवास था, ये उत्पादन केंद्र भी था, प्रशासन से संबंधित गतिविधियां भी यहाँ से संचालित की जाती थी। तो ये राजमहल में निवास, राजा इसी राजमहल में रहा करता था। मारी के जो राजा थे वो चरवाहों की निगरानी करते थे। तो चरवाहों की निगरानी करना जरूरी होता था। मारी जो था वो व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। लकड़ी, तांबा, रांगा, मदिरा, तेल, ये सब जो है वहाँ से उस नदी से व्यापार किया जाता था। तो मारी के जो अधिकारी होते थे वो रास्ते में जहाज़ों को रोकते थे और जो भी सामान वहाँ पर होता था तो अधिकारियों द्वारा लगभग 10% जो टैक्स है वो वसूला जाता था। लेखन कला की देन मेसोपोटामिया के लोगों को काल गणना और गणित का ज्ञान था। 1800 ईस्वी पूर्व में पट्टिकाएं मिली हैं, उन पर गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज इस सब की गणनाएं की गई हैं। उन्होंने क्या किया था, एक वर्ष को 12 महीनों में विभाजित किया था, एक महीने को 4 हफ्तों में, एक दिन को 24 घंटों में और एक घंटे को 60 मिनट में विभाजित किया हुआ था। चंद्र परिक्रमा पर आधारित उनका कैलेंडर था। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की उनको जानकारी थी। तारों व तारामंडल की स्थिति पर वो नज़र रखते थे। लेखन कला का ज्ञान उनके पास था, जिसे हमने पहले ही पढ़ा। विद्यालय जैसी संस्थाएं भी उनके पास हुआ करती थी और उसी से जो ज्ञान है वो आगे पहुंचा। एक पुस्तकालय का भी जिक्र आता है। असीरियाई साम्राज्य में 720 ईस्वी पूर्व में एक राजा था अशुरबानीपाल, उसकी राजधानी थी निन्वे और उसने अपनी राजधानी में एक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। नाबू जो था वो इष्ट देव का मंदिर था उनका। पट्टिकाएं इकट्ठी की गई बाद में। उन पट्टिकाओं में इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, यानी शकुन साहित्य में ये था कि किन चीज़ों को सगुन अपशगुन वाली बातें थी इसमें, ज्योतिष विद्या, इस पर बहुत सारी पट्टिकाएं लिखी गई मिली हैं। जो पट्टिकाओं में 1000 मूल ग्रंथ मिले हैं, 30,000 पट्टिकाएं या टेबलेट्स मिले हैं। नेबोपुलासर कौन है? 625 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई कब्जे से मुक्त कराया था नेबोपुलासर ने। और ऐसे ही नेबोनिड्स, ये जो बॉक्सीज होते हैं वहाँ से ये जानकारी ली गई है। हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में बॉक्सीज में ये इस तरह की एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो होती है। तो नेबोनिड्स कौन था? स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। अब इसी चैप्टर के कुछ फ्लो चार्ट्स हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समराइज करके लिखा गया है। जैसे मेसोपोटामिया का भूगोल, नामकरण की अगर बात करें तो मेसोस प्लस पोटेमस 2 नदियों के बीच की भूमि थी। दजला और फ्रात नदियों के बीच का इलाका था, इसको मेसोपोटामिया कहा गया। भूगोल की बात करें तो उत्तर पूर्वी मेसोपोटामिया, यहाँ पहाड़, जंगल थे, खेती और पशुचारण का काम होता था। उत्तरी मेसोपोटामिया में स्टेपी घास के मैदान थे, पशुचारक होते थे यहाँ पर, रेगिस्तान भी था यहाँ। दक्षिण मेसोपोटामिया ये पूरा रेगिस्तान था और शहरीकरण की शुरुआत यहाँ से हुई थी। शहरीकरण के महत्व में 2 मुख्य टॉपिक हैं, एक तो श्रम विभाजन है, दूसरा है सामाजिक संगठन। श्रम विभाजन का मतलब हर काम को करने के लिए उसके एक्सपर्ट लोग होते थे। एक व्यक्ति, जैसे कोई मूर्तिकला है तो मूर्तिकला में मूर्तिकार है, वो केवल मूर्तियाँ बनाने का ही काम करता था। मूर्तियाँ बनाने के लिए अगर तांबे की ज़रूरत है तो उसके लिए एक अलग व्यापारी होते थे, वो उनका काम करते थे। तो श्रम विभाजन यहाँ था। दूसरा सामाजिक संगठन था। आयात और निर्यात और उसको संग्रह करने के लिए, भंडारण के लिए एक अलग व्यवस्था होती थी। तो ये शहरीकरण के 2 मुख्य पॉइंट हैं। शहरों में माल की आवाजाही, ये हमने जैसे डिस्कस किया। खनिज संसाधनों का वहाँ पर अभाव था। यातायात के लिए जलमार्ग का प्रयोग किया जाता था। तांबा, रांगा, चांदी, सोना, मजबूत लकड़ी, सीपी, कीमती पत्थर, ये सब चीज़ें आयात की जाती थी। फरात नदी जो थी वो विश्व व्यापार का मार्ग थी। इस नदी से मुख्य व्यापार किया जाता था। कपड़ा और कृषि उत्पाद है उनका निर्यात कर दिया जाता था। लेखन कला की अगर बात करें तो शुरुआती पट्टिकाएँ 3200 ईस्वी पूर्व में मिली हैं। किलाक्षर उनकी लिपि थी। शब्दकोश बनाना, राजाज्ञा यानी राजा के जो आदेश थे, भूमि हस्तांतरण, कानून, लेन देन का हिसाब, ये सब इस चीज़ों के लिए पट्टिकाएँ लिखी गई थी। शुरुआती भाषा सुमेरियन थी। बाद में अक्कदी भाषा, 24 ईस्वी पूर्व में अक्कदी भाषा ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था। साक्षरता कम थी। प्रतीकों व चिन्हों की संख्या जो है सैकड़ों में मिली है। बहुत ज़्यादा प्रतीक और चिन्ह थे, याद रखना कठिन था, इसीलिए साक्षरता कम थी। दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। शहरीकरण का विकास 5000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। शहरों के अलग अलग प्रकार थे, अलग अलग तरह के नगर थे। मंदिर नगर थे, व्यापारिक नगर भी थे और शाही नगर भी थे। मंदिरों की बात करें तो शुरुआती जो मंदिर थे वो कच्चे होते थे, घरों जैसे थे, उनको देवता का घर माना जाता था। बाहरी दीवार अंदर बाहर की ओर होती थी। मंदिर धीरे धीरे बड़े हुए।
मंदिर में चारों ओर कमरे होते थे और बीच में आंगन होता था। मंदिर में अगर गतिविधियों की बात करें तो उत्पादन प्रक्रिया वहाँ पर होती थी। कताई, बुनाई, तेल निकालना, अनाज पीसना, इस तरह के काम वहाँ किए जाते थे। देवताओं की बात करें तो इंद्रना युद्ध या प्रेम की देवी थी। लिखित अभिलेखों के पालक देवता थे। उर चंद्रमा का देवता था। डेगन स्टेपी का देवता था। कृषि संकट प्राकृतिक कारण थे। बाढ़, फुरात नदी की धाराओं का मार्ग बदलना, इस वजह से कृषि संकट आता था मेसोपोटामिया में। मानवीय कारणों की बात करें तो उत्तरी मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा पानी का बहाव अपने खेतों में मोड़ लिया जाता था और दूसरा, नदी के तल में से गाद नहीं निकाली जाती थी, इसलिए दक्षिणी मेसोपोटामिया में पानी कम पहुंचता था। एक टॉपिक है मुखिया। अलग अलग समुदायों में कभी कभार लड़ाई होती थी। जीतने के बाद मुखिया लूट का माल साथियों में बांट देता था। हारने वालों को बंदी बना लिया जाता था। उनको नौकर, सैनिक, गार्ड या दास बना करके रखा जाता था। मुखियाओं द्वारा कीमती भेंट देवताओं को अर्पित की जाती थी। मंदिरों को सुंदर बनाने पर प्रयास किया जाता था। ग्रामीणों को अपने आसपास बसने के लिए प्रेरित किया जाता था ताकि जरूरत के समय पर तुरंत सेना तैयार की जा सके। युद्धबंदियों से शासक काम करवाते थे। तरह तरह के श्रम का काम, उनसे लेबर का काम लिया जाता था। शहरी जीवन की बात करें तो समाज दो वर्गों में बंटा था। एक उच्च वर्ग था, एक सामान्य वर्ग था। परिवारों की बात करें तो एकल परिवार थे। माता पिता और बच्चे रहा करते थे। विवाह की इच्छा के बारे में घोषणा कर दी जाती थी। वधू के माता पिता अनुमति देते थे तभी विवाह होता था। उपहारों का आदान प्रदान होता था। बाद में विवाह के बाद साथ बैठकर भोजन करते थे और मंदिर में एक दूसरे को भेंट दी जाती थी। पूर्व नगर के बारे में हमने पढ़ा। 1930 के दशक में इसमें खुदाई हुई। नगर नियोजन का यहाँ पर अभाव था। टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियाँ थी। जल निकास प्रणाली का अभाव था। छतों का ढलान आंगन की ओर होता था और आंगन में हौज बने होते थे। कुछ अंधविश्वास मेसोपोटामिया के लोगों में थे। दहलीज का ऊंचा उठा होना शुभ माना जाता था। दरवाज़ा दूसरे घर के दरवाजे की ओर न खुलना, ये उनकी मान्यता थी। लकड़ी का दरवाज़ा बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए, अगर खुलता है तो वो पत्नी द्वारा प्रताड़ना का प्रतीक होता था। मारी एक व्यापारिक नगर था। शाही राजधानी थी ये। खेती व पशुपालन साथ साथ किए जाते थे यहाँ पर। मारी के जो राजा थे वो एमोराइट जनजाति के थे। मारी फरात नदी की धारा पर स्थित था और मारी के द्वारा फरात नदी के व्यापार का जितना भी विश्व व्यापार का मार्ग थी फरात नदी, बहुत सारा व्यापार होता था यहाँ से और जितना भी व्यापार होता था उसका 10% हिस्सा जो है मारी के जो प्रभारी होते थे वो टैक्स के रूप में वसूलते थे। लेखन कला मेसोपोटामिया की ही देन है। काल गणना का उनको ज्ञान था। गणित का ज्ञान था। गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में उनको जानकारी थी। सूर्य ग्रहण, चंद्र परिक्रमा पर उनका ये जो कैलेंडर था चंद्र परिक्रमा पर आधारित था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का उनको ज्ञान था। उनकी काल गणना क्या थी कि एक वर्ष को 12 महीनों में बांटा गया था। एक महीने में 4 सप्ताह होते थे। एक दिन में 24 घंटे होते थे और एक घंटे को 60 मिनट में बांटा गया था। ये NCERT के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं इसी चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे? तो मेसोपोटामिया में हमने जैसे कि पढ़ा भूगोल में पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे। यही अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी होती थी। पशुपालन के लिए घास के विस्तृत क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बनने की क्षमता थी क्योंकि अच्छा उत्पादन होता था, अनाज बहुत होता था, तो शहरों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त था। फिर दूसरा शहरीकरण का कारण था व्यापार भी। दजला, फरात नदियाँ उपजाऊ बारीक मिट्टी लेके आती थी जिससे यहाँ पर्याप्त अनाज पैदा होता था। तो इसलिए प्राकृतिक उर्वरता की वजह से और खाद्य उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से ही शहरीकरण को सहायता मिली थी। दूसरा, जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ था, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शहरीकरण हुआ? अत्यंत उत्पादक खेती थी। जल परिवहन, व्यापार का उनके पास साधन था। श्रम विभाजन उनकी शहरीकरण की विशेषता थी। राजाओं की सैन्य शक्ति थी जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया था। जो लोग हार जाते थे उनको दास बनाया जाता था और उनसे श्रम का कार्य करवाया जाता था। दूसरा है शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न क्या चीज़ें हुई? धातु और पत्थर की कमी थी और मुद्राओं का प्रयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये चीज़ें शहरीकरण की वजह से हुई। अगला क्वेश्चन है, खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो हमने जैसे पढ़ा कि खानाबदोश पशुचारक थे, वो हमला कर देते थे और दिक्कतें करते थे। तो मारी नगर के दक्षिण के मैदान के खानाबदोश पशुचारक या गडरिये जो थे वो किसानों के खाद्य का प्रबंध करते थे, परंतु कई बार दोनों में झगड़े हो जाते थे।
गडरिये कई बार भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए गए खेतों में से गुजार देते थे, जिससे किसान की फसल को हानि पहुंचती थी। खानाबदोश गडरिये कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोल देते थे और उनका जो धन धान है वो लूट लेते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आए थे, समृद्ध होकर यहीं बस गए और बाद में उन्होंने शासन शक्ति भी प्राप्त कर ली। हमने पढ़ा था जैसे एमोराइट जाति के जो लोग थे वो बाहर से आए थे और बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे? कुछ प्राचीन मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर में किसी स्थानीय देवता का वास होता था। मंदिर को भी देवता का घर माना जाता था। मंदिर की भारी दीवारें विशेष अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही इन मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। सामान्य घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी और मंदिर शुरुआत में बहुत ही छोटे होते थे, बाद में धीरे धीरे बड़े हो गए थे। शहरी जीवन शुरू होने के बाद संस्थाएं कौन कौन सी अस्तित्व में आई? तो व्यापार, विनिर्माण का काम होने लगा, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना और वितरण करना। इसके अलावा मुद्रा निर्माण, आयात निर्यात शुरू हुआ, परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई, लेखन प्रणाली का विकास हुआ, मंदिर निर्माण होने लगा, वास्तुकला, ये सब चीज़ें शहरीकरण के बाद आई। निम्नलिखित संस्थाएं राजा के महल पर निर्भर थी: व्यापार, सेवाएं, खाद्य पदार्थों का संग्रहण एवं वितरण, युद्धबंदी और आयात निर्यात का काम। अब इसी के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा से लिया गया है। मेसोपोटामिया का वर्तमान में नाम क्या है? इराक है। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरियन। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत कब हुई? 1830 या 40 के दशक में। मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई? 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में। मेसोपोटामियन सभ्यता किस तरह की थी? कांसा वहाँ की मुख्य धातु थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया में नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 3000 ईस्वी पूर्व हुआ। वारका शीर्ष क्या था? उरूप नगर में मिला है 3000 ईस्वी पूर्व में। सफेद संगमरमर से बनाया गया ये स्त्री का सिर था और वहाँ की शिल्प कला का एक बढ़िया उदाहरण है। विश्व व्यापार मार्ग के रूप में कौन सी नदी विख्यात थी? तो फरात नदी थी। मेसोपोटामिया में पहली पट्टिकाएं कब पाई गई? 32 ईस्वी पूर्व में। ईस्वी पूर्व में। एनमेरकर कौन था? उरूक का राजा था। मेसोपोटामिया में शहर कितने प्रकार के थे? 3 तरह के थे: शाही नगर थे, धार्मिक नगर थे और व्यापारिक नगर थे। युद्ध व प्रेम की देवी कौन थी? इनन्ना थी। चंद्रमा का देवता कौन था? उर था। स्टेपी का देवता कौन था? डेगन था। उर में खुदाई की शुरुआत कब हुई? 1830 के दशक में हुई। मेसोपोटामिया के राजाओं की शाही राजधानी मारी थी। मारी के राजाओं की जाति एमोराइट जाति के थे। मारी के अधिकारी फरात नदी के व्यापार का कितना हिस्सा कर के रूप में वसूलते थे? 10वां हिस्सा वसूलते थे। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नेबोनिड्स था। किस राजा ने एक प्राचीन पुस्तकालय की स्थापना की थी? असुरबनिपाल ने। असुरबनिपाल की राजधानी कौन सी थी? निन्वे।